नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में अगर आप होम बायर्स हो तो आप काफ़ी चैलेंजेस को फेस करते हो। वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंजेस होम लोन्स। मैनी टाइम्स आपने देखा होगा, बीइंग ए होम बायर आप चूज करते हो कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट हो। जैसे कि अगर आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट कम किया है तो अकॉर्डिंगली जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाए। क्या ये इजीली हो जाता है? मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस सुने हैं लोगों से कि आरबीआई ने तो रेपो रेट कम किया लेकिन हमारे बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं किया। सिमिलरली कई बार आरबीआई ने कोई रेपो रेट में चेंज नहीं किया लेकिन जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उसने जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम समझने वाले हैं इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मैटर ऑफ राजेश मोंगा वर्सेस एचडीएफसी। इस मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर किया था वो डिलीवर किया था मार्च 4 2024 को। हम इस जजमेंट के थ्रू इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से, किस तरह से आपका जो रेपो रेट अगर आरबीआई ने चेंज किया है और आपका बैंक अगर चेंज नहीं कर पा रहा, या आपको आरबीआई द्वारा जो रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट आपके बैंक द्वारा नहीं मिल पा रहा, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो मैटर है, जो राजेश मोंगा जी जो कि एपिलेंट है, वो कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। हम इस केस की ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइंस को समझने की कोशिश करेंगे और जो कोर डिस्प्यूट है इस मैटर में वो क्या था जिसके कारण जो इशू था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया, एंड किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एनालिसिस किया और क्या लर्निंग्स निकली हैं इस जजमेंट में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप होम बायर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको, उन इश्यूज को समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलरली जो हम होम बायर्स डिस्प्यूट के ऊपर इश्यूज को समझाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो लर्निंग्स आ रही हैं उनको समझाने के लिए जो वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस का डायरेक्ट एक्सेस आपको जल्दी मिले। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि इस मैटर में क्या इशू था और इस केस की ब्रीफ टाइमलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस मैटर में अराउंड 2005 अगस्त में जो एपिलेंट थे मिस्टर राजेश मोंगा, उन्होंने अप्रोच किया डिफरेंट बैंक्स को फॉर सीकिंग ए होम लोन अगेंस्ट ए जो बिल्डर बायर का प्रोजेक्ट था। अब एच के साइड से जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अप्रोच किया अराउंड अगस्त 2005 को। फिर लगभग सितंबर 2005 में लोन एप्लीकेशन भी फाइल कर दी गई। अब जब ये उस समय के दौरान हर कोई करता है, इन्होंने भी किया कि इन्होंने मल्टीपल बैंक्स को भी अप्रोच किया था, उनके होम लोन इंटरेस्ट भी देखे। और यहाँ पर एचडीएफसी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी जब अपना पिच किया, होम लोन सैंक्शन करवाए आप हमारे ब्रांच से ही, तो उन्होंने एक ईमेल भी इनको भेजा जिसमें कंपैरिजन टेबल एक बना के दे रखा था जिसमें डिफरेंट बैंक्स के जो लोन रेट्स हैं वर्सेस एचडीएफसी के जो लोन रेट्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर द बेस्ट इज दैट होम लोन अगर आप एचडीएफसी से लेते हैं तो देन वो एक आपको एक इकोनॉमिकली होम लोन पड़ेगा। और ये सारा डॉक्यूमेंटेड था ईमेल के अंदर। ठीक, उसके बाद जो होम लोन एग्रीमेंट बना, होम लोन एग्रीमेंट में ये टर्म आया प्राइम लैंडिंग रेट। तो जो ईमेल में कम्युनिकेशन गया था उनको ये बताया गया, उनको ये एहसास दिलाया गया उस ईमेल में कि जैसे ही आरबीआई की साइड से कोई चेंज आता है प्राइम लैंडिंग रेट में, रेपो रेट में, तो कोरस्पॉन्डिंगली आपका जो होम लोन सैंक्शन हुआ है उस होम लोन सैंक्शन में जो इंटरेस्ट होगा
वो भी वेरी करेगा एज पर दी रेपो रेट्स डिसाइडेड बाय दी आरबीआई। लेकिन ये ईमेल के ऊपर ही कम्युनिकेशन था। ओके, सो दैट दीज आर द फैक्ट्स जो कि इनिशियल फेज में थे। अब उसके बाद जब ये मैटर 2006-7 के समय में पहुंचता है, तो उस समय फंड्स जो है रिलीज कर दिए गए। यहाँ से कहानी शुरू होती है मई 2006 के बाद से। जब लोन सैंक्शन हुआ, जब लोन अप्रूवल हो गया, जब लोन की अमाउंट डिसबर्स्ड हो गई, तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.25% इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल था। लेकिन 2006 के बाद से लगभग वेरी स्मॉल इंटरवल के अंदर जो बैंक था उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.25 से पहले बढ़ा 8.25, फिर उसके बाद 8.75, फिर उसके बाद 9.25, एंड देन फाइनली ये 10.5 के इंटरेस्ट रेट पे आके रुका। लेकिन ड्यूरिंग दिस period there was no change by the RBI in the prime lending rate. सो दैट्स वेयर यहाँ से जो डिस्प्यूट अराइज होता है। और मैनी टाइम्स आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो लैंडिंग रेट है और आरबीआई की लैंडिंग रेट बोला तो जाता है कि ये कोरिस्पोंडिंगली इसी तरह से वेरी करेगा जैसे आरबीआई का रेपो रेट वेरी करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैनी कंज्यूमर्स फील दैट दिस इज नॉट हैपनिंग। इस केस में कंज्यूमर को जब ये लगा कि भाई देर इज नो चेंज इन दी आरबीआई लैंडिंग रेट, लेकिन यहाँ मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.25 से बढ़कर वो पहुंच गया अराउंड 10.5 के पास। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको एनालिसिस किया, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जो वेरी क्रिटिकल इनफैक्ट फॉर ऑल दी लोन एग्रीमेंट्स। और आप लोग भी जब आप लोन के सैंक्शनड लोन के लिए जो आप पेपर्स जब साइन करो, तो इंश्योर कि जो ईमेल पे जो उनके एम्प्लॉयज़ ने आपको जो कम्युनिकेट किया है, वेदर इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग, वो सेम लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या नहीं हो रही, आपके एग्रीमेंट के अंदर वो सेम सेंस निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब गो थ्रू करा एग्रीमेंट में, तो इट टर्न्स अप दैट दो in the agreement it is contained that the rate of interest would be as per the prime lending rate of interest of the respondent number 1. So that's a critical thing which we need to understand is जो प्राइम लैंडिंग रेट यहाँ पे जो बात हो रही थी, वो प्राइम लैंडिंग रेट बात हो रही थी HDFC की ही, ना कि आरबीआई के प्राइम लैंडिंग रेट के बारे में। So, Honorable Supreme Court observed that the same is contrary to assurance that was held out to the appellant that such adjustable rate of interest agreed is only when the rate of interest is varied by the RBI, not as per the interest to be varied by the respondent number 1. So, आपको जब वर्बली एश्योरेंसेस दिए गए थे, एक्चुअल में आपके एग्रीमेंट में थे या नहीं थे, ये जो आर्गुमेंट्स थे ये एपिलेंट ने सबमिट करे थे बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड व्हेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर कैसे पहुंचा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो कंप्लेनेंट थे, दे अप्रोच दी ऑनरेबल एनसीडीआरसी, और एनसीडीआरसी का जो डिसीजन ये आया कि उन्होंने जब इस फैक्ट्स के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन रेस करे गए, तो एनसीडीआरसी ने बोला कि भाई आपकी जो कंप्लेंट है 10/11/2022 को हम डिसमिस कर रहे हैं, बिकॉज उस आपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बैंक के साथ, you are bound by the terms of that contract, you are bound by the terms of that agreement। तो इस कारण से देयर इज नो एब्सोल्यूट केस कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अगर हम देखें,
वर्सेस जो आप एलिगेशंस लेके आए हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के, वो हाईली डिफरेंट है। ओके, सो जब ये ऑर्डर एपिलेंट के अगेंस्ट दिया गया बाय द ऑनरेबल एनसीडीआरसी, उसको चैलेंज करने के लिए ये क्वेश्चन जो था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो की इशू ये बना कि वेदर द इंटरेस्ट हाइक्स अंडर द एग्रीमेंट वर वैलिड, क्योंकि आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बैंक जो है 7.25 से 10.5 का वेरिएशन लेके आ गया। और द लेंडर वाज बाउंड बाय द अर्लियर ईमेल्स, क्योंकि ईमेल्स में आपने बोला था आरबीआई के थ्रू जो आएगा मेरे पास रेपो रेट, उसके बेसिस के ऊपर ही मैं जो है यहाँ का जो आपको होम इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो वेरी करेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन बना कि अब इन ईमेल्स के बाद आपने एग्रीमेंट साइन किया था, अब वो एग्रीमेंट वैलिड है या अर्लियर ईमेल्स। तो व्हाट डज, अगर इसको अगर हम लीगल लैंग्वेज में समझें तो वैलिडिटी ऑफ द प्री कॉन्ट्रैक्चुअल कोरेस्पोंडेंस जो कि हमारी ईमेल्स हैं वो मानी जाएंगी, या वर्सेस द साइंड एग्रीमेंट। इसी क्वेश्चन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया। इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कैसे किया, लेट्स सी नाउ फर्दर। जब एग्रीमेंट देखा गया तो एग्रीमेंट में जो टर्म थी एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट, वो क्या थी? दैट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, वन वाज रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट प्लस स्प्रेड, दैट इज द मार्जिन। So let's go through this definition. The expression adjustable interest rate or AIR means the interest rate announced by the HDFC from time to time as its retail prime lending rate and applied by HDFC with spread if any. So spread आपका 0 भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। टिपिकली दैट्स द स्प्रेड ऑन द लोन ऑफ द बोरोअर परसुएंट टू दिस एग्रीमेंट। सो क्लियरली जो AIR हमारा निकल के आया, दैट वाज द रिटेल प्राइम lending rate of HDFC, not the RBI. So that sets the tone for the analysis. Now if we see the observation of the Honorable Supreme Court, so the court noted first thing that the complainant was not an illiterate person, जो बोले कि मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, मेरे को एग्रीमेंट की टर्म्स की कंडीशंस नहीं पता लगी, बिकॉज मेरे को तो उन लोगों ने बोला, इनके एम्प्लॉयज़ ने बोला कि आरबीआई का लैंडिंग रेट चलेगा, लेकिन जब एग्रीमेंट में इन्होंने दे टोल्ड कि इट वुड बी HDFC प्राइम लैंडिंग रेट। इवन मैनी टाइम्स आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है एंड व्हेन यू पॉइंट आउट टू देम, टू दी खासकर जिस एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हो, तो देन एम्प्लॉयज़ जनरली से डोंट वरी सर, हम हैं ना, हम हैं, हम एश्योर करते हैं कि जैसे ही आरबीआई का रेपो रेट चेंज होगा, ठीक है, देन ओनली आपके लोन का इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट होगा। सो बाय द टाइम थोड़ा टाइम बीतता है, साल 2 साल, और आपका प्राइवेट बैंक जो है या प्राइवेट एनबीएफसी जो है वो आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देती है। बट यहाँ से आरबीआई की साइड से कोई चेंज नहीं आया, या फिर आरबीआई ने चेंज किया 0.5%, इन्होंने चेंज कर दिया 1%, या आरबीआई ने चेंज किया 1%, इन्होंने चेंज किया सिर्फ 0.5%। so you need to be very cautious about such changes, because आप जो होम लोन ले रहे हो, it is not for a month or a 2 month, it is normally for 10 years, 20 years, 25 years,
राइट? तो उस लंबे स्पैन में यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको जो टर्म्स ऑफ द होम लोन्स हैं वो क्लियर पता होनी चाहिए। ओके, एंड एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आते ही हैं कि ओके, हु वाज द यू नो रिसीवर, वो क्या अनपढ़ थे या क्या समझ ही नहीं सकते थे? बिकॉज मैनी टाइम्स इफ यू सी दैट खासकर इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट्स में एक इंश्योर्ड पर्सन को जो परचेज करता है इंश्योरेंस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती रेदर देन साइनिंग ऑन दी वट एवर द एग्रीमेंट इज देयर, राइट? सो इन दैट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सपोर्ट सिस्टम है वो टिल्ट हो जाता है अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी ऑन दिस एस्पेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू दिस इशू, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट जो एपिलेंट थे, he was comparing multiple loan options from the different banks also. So he was aware, he was a literate person, he was aware of all the terms and conditions. So considering him a fairly wise person, honorable supreme court held that in such circumstances, when the parties have signed an agreement dated 1st of November 2006, the terms agreed herein would bind the parties. That's a very critical. And the email exchanged between the parties cannot override the policy decisions of the respondent number one institution. So that was a genuine setback for every home loan subscriber. So for this this judgment actually helps us to understand that we should go through our home loan agreement very clearly. The terms will be binding upon us for next 20 years, 25 years, so you must be careful while signing such agreements. अनदर ऑब्जर्वेशन जो इस मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेकआउट किया कि जो एपिलेंट थे, ही हैज़ एक्चुअली रीपेड द लोन अमाउंट विद द इंटरेस्ट, और उसके बाद आए थे कि आफ्टर रीपेइंग ऑफ द लोन अमाउंट, then he found that okay, in the year 2006, when there was a no change by the RBI in the repo rate, my bank has changed the interest rate from 7.25 to 10.5, so I am entitled to seek refund of that illegal amount taken from me. So Honorable Supreme Court observed that appellant having repaid the loan amount with interest as per the terms of the agreement now cannot make out a grievance in hindsight and seek refund of the amount paid. So having said that, Honorable Supreme Court की clearly findings ये आया कि जो interest rate policy of the NBFC है वो corporate policy है and it is not going to change with the case specific. Okay. Second is that complainant ने खुद ही चूज किया था adjustable rate, अब वो इसको भी मना नहीं कर सकता, ठीक है, कि भाई बैंक ने अपना इंटरनल पॉलिसी डिसीजन करा कि ठीक है उस समय 7.525 था, नाउ द बैंक डिसाइडेड एज पर देयर पॉलिसी दैट interest rate needs to be revised. So since you as a complainant, you at your own wish has chosen the adjustable interest rate, you cannot run away from that terms of the contract. Thirdly, the signed loan agreement is binding on both the parties. This is a critical thing which we must, get a learning that prior emails cannot override the terms of the contract. Many times it happens कि आपको ब्रोशर दे दिया जाएगा, आपको ईमेल के ऊपर लिख के दे दिया जाएगा कि आपके केस में इंटरेस्ट रेट यही रहने वाला है, ठीक, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, तो यू आर बाउंड बाय द एग्रीमेंट. सो अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं, raise those objections at the earliest level, preferably at the time of signing. If no objections are raised, जितना डिले आप करके बैठोगे, there would be the chances of getting the relief is not going to easy. Okay. So
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस अर्लियर प्रेसिडेंट्स के ऊपर रिलाई भी किया। इस प्रेसिडेंट में जो कि टेक्सको मार्केटिंग लिमिटेड वर्सेस टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में एनालिसिस किया था और खासकर ये बताया था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है तो कुछ रिलीफ दिया जा सकता है टू द कंप्लेनेंट। लेकिन इस केस में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज द जो बोरोअर है ही इज ए हाईली सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वेल उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने एवरी टर्म्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आफ्टर गोइंग थ्रू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस ओनली has approached, has finalized the home loan with the HDFC। तो इस जजमेंट की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। अनदर जजमेंट जो रेफर करी गई थी देबासिस सिन्हा वर्सेस आरएनआर एंटरप्राइजेस, जिसमें ये इशू एड्रेस किया गया था कि जो प्रोमिस्ड एमिनिटीज होती हैं या ब्रोशर रिप्रेजेंटेशंस होता है वो कंसिडर किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट कि डेवलपर्स के केस में, डेवलपर्स के अगेंस्ट के केस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज द साइंड लोन एग्रीमेंट वाज क्लियर एंड ऑलरेडी परफॉर्म्ड। दैट्स इम्पोर्टेंट। थर्ड जजमेंट प्रदीप कुमार वर्सेस पोस्टमास्टर जनरल, जिसमें लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉयज, बिकॉज इट वाज द एम्प्लॉयज जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं जो आरबीआई का रेपो रेट होगा उसी के बेसिस के ऊपर ही हमारे बैंक का वेरिएबल जो होम लोन रेट होगा वो आएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पे फ्रॉड कोई हुआ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, तो देन दिस जजमेंट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। एंड देन इन द फाइनल जजमेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री कॉन्ट्रेक्चुअल कोरेस्पोंडेंस है वो भी ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर साइंड एग्रीमेंट है आपके पास which is prevailing over the earlier emails. So having said that, having made these observation in this matter, honorable supreme court का final judgment ये आया that जो NCDRC का decision है वो it is a legal decision and dismissed the appeal. No error found warranting any interference by the court in the NCDRC decisions. So multiple findings that NBFCs can use internal benchmarks like retail prime lending rates, okay, in accordance with the RBI repo rate, unless and until it is not mentioned in the agreement. One cannot simply assume that आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे होम लोन इंटरेस्ट रेट पे ऑटोमेटिकली आएगा। एंड borrowers cannot later claim unfair trade practice after accepting and repayment of the complete loan. So these are our conclusions and in fact insights for the home buyers that you must go through the home loan agreement in details. Don't just get biased by the communications received from the employees because many times जब रिटर्न ईमेल कम्युनिकेशंस का इम्पैक्ट कोर्ट कंसिडर नहीं कर रहे तो ओरल कम्युनिकेशंस का तो प्रूफ करना कोई एग्जिस्टेंस आफ्टर 5 years 10 years डाउन द लाइन कभी एग्जिस्टेंस मिल ही नहीं पाएगा। And if you have any questions or queries regarding the adjustable home loan rates, do send us a message to our email ID info@nyayatantra.com. We will try to respond to your queries with a reasonable time. You can also put your questions in the form of comments also. We will try to respond to your questions and feel free to share this video with your friends or other stakeholders who are considering taking a home loan for buying the asset. This judgment is definitely going to help them to ensure that
go through the terms and conditions of the home loan agreement in detail. Don't just get fallen into the trap of middlemen who are trying to push you hard to get the home loan from their respective banks. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.